हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लेकर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। चिंता मत करो, यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी मैंने फॉर्म किए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन की। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया इज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो क्या कहना चाहता है फर्स्ट पॉइंट, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो इंडिया में वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ही करोगे। ओके, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इंडिया में वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सम्मिलित होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया के द्वारा पास किया गया था, लेकिन ये बेस्ड होता है इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स पर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होते हैं। और जो ये लॉ है पास किया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे इंग्लिश कॉमन लॉ पर डिपेंड करता है। ओके, यानी कि बेस्ड है। थर्ड पॉइंट इज इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये एक्ट लागू किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज इट डिटरमाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच promises made by the parties to a contract shall be legally binding on them। shall be legally binding on them, ये वर्ड याद रखो, shall be legally binding on them। यानी कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो लीगल होना चाहिए। यानी कि कल को आपके बीच कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको कोर्ट में स्यू कर सको, यानी कि उसके खिलाफ केस दर्ज कर सको। All of us enter into a number of contracts every day knowingly और unknowingly। देखो, हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि करते हैं, जो हमें पता भी होते हैं और जो हमें नहीं भी पता होते हैं। अच्छा, क्या वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे? तो मैं पहले आप लोग को बता दूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली बाइंडिंग होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ईच कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स सम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट करने वालों के लिए कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज हैं, ये उनको समझना होगा। ओके, चलिए जी। हैंस दिस लेजिस्लेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बीइंग ऑफ स्केलेटल नेचर डील्स विद द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन द पार्टीज इन इंडिया। ओके, तो ये एक स्केलेटल नेचर का है, एक ढांचा है कहा जाए तो, ठीक है। लेकिन इस ढांचे को जब आप इन्फोर्समेंट कर देते हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर देते हो, और जो ड्यूटीज़ हैं और जो पार्टीज को ड्यूटीज़ एंड राइट्स जो हैं वो अपनानी है, तो ये पूरा मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाता है। ओके, यू कैन से डैट कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको हमें पहले पढ़ना होगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, वो किन किन छोटे छोटे टर्म्स से मिलकर बना है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ बेसिक से एमसीक्यूज फॉर्म हो चुके हैं जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है? 1872। ये पास किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स है वो इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड है। अच्छा, क्या ये होल इंडिया एक्सटेंड करता है? जी हाँ, एक्सटेंडेड है ये होल ऑफ इंडिया। और कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ओके, और कुछ राइट्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूटीज़ हैं जो कि इंडियन पार्टीज के द्वारा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे ये अपनानी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। So here we go now, the next proposal acceptance agreement consideration enforceable by law। oh my god, मैंने कहा ना आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। इन सब को मिलाकर क्या बना है? कॉन्ट्रैक्ट बना है। हर एक किसी के बारे में पढ़ने वाले हम यहाँ पर, और एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ मैं आपको, ध्यान रखिए। ओके, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं। यहां पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है
द एक्ट इनेक्टेड ऑन 25th ऑफ अप्रैल 1872। ये आ तो गया था 25th ऑफ अप्रैल 1872 में ही, लेकिन बट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st सितंबर 1872 एंड अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। तो गाइस बात ऐसी है कि ये जो एक्ट है वो बन तो गया था, ठीक है, आ गया था 25th को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था कि हाँ जी ऐसा एक्ट है ये, बट जो इफेक्टिबिलिटी है यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है इफेक्ट में आया था इस दिन से लागू हो जाएगा, ठीक है। वो कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1872। ओके, यहाँ से ये एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज बन गए कि इनेक्ट कब हुआ था और इफेक्ट में कब आया था, ठीक है। आपको वर्ड याद रखना है, इनेक्टेड एंड इफेक्टेड। ओके गाइज, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। और मैं अगर बेसिक से एग्जांपल लूँ यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट का, तो जैसे कि हमारी अमेंडमेंट्स होती हैं, अमेंडमेंट्स हमारे आ तो जाती हैं, से जून अटेम्प्ट की बात करूँ तो आपका अप्रैल में आया, मई में आया कोई अमेंडमेंट, तो क्या वो जून एप्लीकेबल होगा? जी नहीं, वो आपके दिसंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिसंबर अटेम्प्ट में एप्लीकेबल हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस, फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं यानी कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके जून अटेम्प्ट में भी पूछ ले जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से है इनेक्टेड और इफेक्टेड में डिफरेंस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ एक्ट, या क्लॉज ए है ये, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। देखो क्या कहना चाहता है, मैं ये चाहता हूं, मैं, ठीक है, आपसे कि आप लॉ के सब्जेक्ट में 80% मार्क्स ले आओ, ठीक है। मैं ये चाहता हूं आपसे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उसके लिए क्या हो जाओ, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, कि आप उस चीज के लिए हाँ भर दो, ठीक है। मैंने आपको प्रपोज किया ये चाह कर कि आप सीएमए के लॉ के पेपर में 80% मार्क्स ले आओ, ठीक है। मैं ये ऐसा चाहता हूँ, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहा हूँ कि आप उसके लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, 80% लाने के लिए तैयार हूँ। दिस इज सेट टू बी अ प्रपोजल। ओके, ये प्रपोजल हो जाएगा। ओके गाइज, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रपोजल में एक्चुअली में होता क्या है। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक ये पर्सन है और एक ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी चाहत को दूसरे के सामने प्रकट कर रहा है, राइट। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये जो दूसरा बंदा है वो हाँ बोल दे, ठीक है। लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूँ। मिस्टर एक्स हैं जो कि अपनी कार को बेचना चाहते हैं, ठीक है, इसको, मिस्टर वाई को, राइट। अब इनका प्रपोजल तो होगा मिस्टर वाई के लिए, लेकिन ये प्रपोजल भी होगा साथ में ये प्रपोजल भी होगा कि वो वाई क्या करे, मेरी कार को खरीदने के लिए तैयार हो जाए, ओके। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं वो प्रपोजल कहलाएंगे, ओके। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज मैंने बनाया हुआ है, आगे इस वीडियो में आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी। मैं बार बार ये वर्ड ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, 2 क्लॉज बी, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी पढ़ लेते हो, नॉट, ये क्लॉज है हमारा। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। देखो यार, सबसे पहले आपने क्या किया, प्रपोजल दिया और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया। देखो ये लाइन यही बोली गई है कि जो आपने प्रपोजल दिया है और उसने हाँ बोल दिया, मिस्टर वाई ने हाँ बोल दिया, ठीक है। इट मीन्स मिस्टर एक्स का जो प्रपोजल था वो मिस्टर वाई के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो देखो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ डैश, ठीक है, अ डैश।
वो क्या होगा, प्रॉमिस होगा। जब भी आप कोई प्रपोजल देते हो और वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज सी डिफाइंस दैट द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। देखो यार, कोई भी जब प्रपोजल दिया जाता है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, इट मीन्स इस केस में देखो ना, सिंपल सी बात है, ये कौन है, प्रॉमिसर है। ये प्रॉमिस करवाना चाहते हैं वाई से, और ये वाई कौन है, प्रॉमिजी है। ओके, लेकिन जिस पर्सन को आपने प्रपोजल दिया है वो कौन है, प्रॉमिजी है, वो प्रॉमिस करेगा, ये प्रॉमिस करवा रहा है। ओके, तो आई होप दिस विल बी क्लियर गाइज। तो एक कमेंट जरूर बताइए कि किस तरीके से आप लोग को ये वीडियो लग रही है, ठीक है, यानी कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ क्लैरिफाई करो जिससे कि मैं और भी आगे वीडियो बना सकूं किसी और अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर, या फिर इसे ही मैं कंटिन्यू करूं आगे, ये आप मुझे क्लैरिफाई कर दो। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अपने एग्रीमेंट की तरफ। एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। देखो, हर एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि वो एक हो या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस हो। एक प्रॉमिस किया आपने, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी प्रॉमिस, ये तो सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया, ठीक है। और या फिर एक सिंगल प्रॉमिस हो। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन क्या बनाता है, कंसिडरेशन बनाता है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग फॉर ईच अदर, यानी कि आप कुछ काम आप कर रहे हो। देखो मिस्टर एक्स ने क्या किया, समझो इस बात को। मिस्टर एक्स ने अपनी कार बेचने का प्रपोजल दिया मिस्टर वाई को। अब एक बात बताना, क्या मिस्टर एक्स फ्री में अपनी कार दे देंगे, क्या नहीं, उसके बदले में कुछ लेंगे, या इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी कि वो कार दे रहे हैं तो उसके बदले में पैसा ले रहे हैं। दिस मेड इज कंसिडरेशन, ये आपका कंसिडरेशन होता है, ठीक है। तो देखो, एग्रीमेंट में सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं तो क्या क्या वर्ड्स आ गए आप लोग को ध्यान में रखना है। एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आ गई, देखो, कोई भी प्रॉमिस हो, सिंगल प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो, ओके, कोई प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो, वो क्या फॉर्म करता है, वो इज इक्वल टू कंसिडरेशन फॉर्म करता है। वो क्या हो जाएगा, फिर एग्रीमेंट बन जाएगा। इट मीन्स वी कैन से डैट कि यार प्रॉमिस हो गया या सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया प्लस कंसिडरेशन हो गया, तो क्या वो एग्रीमेंट बन गया, जी हाँ, ओके। बट प्रॉमिस से भी पहले आपका प्रपोजल आता है, ये ध्यान रखना बात को। अगर प्रॉमिस को ब्रेक किया जाए तो आपका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आता है। जब प्रपोजल और एक्सेप्टेड हो जाएगा तो वो प्रॉमिस कहलाएगा, देन इट फॉर्म द कंसिडरेशन एंड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। ओके, चलो जी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ये आप लिख सकते हो इस तरीके से कि ये जो प्रॉमिस है, से पहले भी इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, देन इसमें कंसिडरेशन प्लस कर दो, आपका एग्रीमेंट बन जाता है, राइट। चलिए जी, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एफ, promises which forms the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। यार देखो, दोनों जने क्या हो गए, आपस में तैयार हो गए कि हाँ जी चलो मैं ये काम आप लोगों के लिए, आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ और आप ये मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो। एक दूसरे के प्रति उन्होंने प्रोमिस कर लिए। ओके, दिस इज नॉन एज दी रेसिप्रोकल प्रोमिस, एक दूसरे के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, बिकॉज इस वर्ड से ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना और बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे आगे। ये तो बेसिक है सिर्फ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज जी, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि यार ये वॉइड जो है तभी कहलाएगा कि कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि आप उसको कोर्ट में नहीं लेकर जाते हो। किसकी बात कर रहे हैं हम, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, एग्रीमेंट भी ऐसा होने लग गया कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, यही तो पॉइंट की भाई, यही तो पॉइंट की बात है।
यही तो आप लोगों को समझना है। अगर ये समझ गए आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइस। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, देखो, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी डैश। ओके, तो ये लिखते रहो आप लोग अपनी नोटबुक में, नोट डाउन करते रहो बहुत अच्छे से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओहो, अब आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। सो बड़े ध्यान समझना कॉन्ट्रैक्ट को। सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या डिफाइंस करता है? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट्स इट। कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मैं कह सकता हूं कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओगे आप, जरा एक बात बताओगे मुझे, क्या आप एग्रीमेंट बनाने से पहले आप लोगों ने क्या क्या टर्म्स पढ़ा? एग्रीमेंट्स, देखो अगर आपको एग्रीमेंट पे जाना है, देखो बड़े ध्यान से समझना इस बात को। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ना एक फासला है जो कि है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सबसे पहले आपने प्रपोजल दिया, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, राइट, फिर उनके बीच कंसिडरेशन हुआ। समझो इस बात को, जब प्रॉमिसेस, ये तो सिंपल सी बात है कि ये बन गया प्रॉमिस, कह सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। कंसिडरेशन हुआ, कंसिडरेशन फॉर्म हुआ, राइट, ध्यान रखना इस बात को कि कंसिडरेशन फॉर्म हुआ, तो आगे चल के हमें क्या बनाना है, इसको एग्रीमेंट बनाना है। अब ये एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। जब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो क्या बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब है ये एक चेन चली आ रही है हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को कि एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हो। दैट्स इट। चलिए जी आगे। एज पर सेक्शन 10, सॉरी, as per section 2 clause J, a contract which cease to be enforceable by law becomes void हो जाता है। cease to be enforceable, देखो यार सिंपल सी बात है, मना कर देना, लॉ ने कह दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है, तो वो void हो जाएगा। अभी आपने लास्ट में क्या पढ़ा, void एग्रीमेंट कौन से होते हैं, विच इज नॉट enforceable by law, ठीक है। सेम वही बात की गई है यहाँ पर, ओके। चलो जी देखो यार, नेक्स्ट आ जाओ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट पर। सेक्शन 2 क्लॉज आई डिफाइंस अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है एज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट की तरह, विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। देखो जो उस कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए हैं ना, उन्हीं पार्टी को लेकर इन्फोर्सेबल होना चाहिए, ये नहीं कि नॉट दी ऑप्शन ऑफ दी अदर्स एंड अदर्स, अदर एंड अदर्स, किसी और को लेकर नहीं, वही पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट में है, दिस बिकम्स अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कुछ इसके आवश्यक तत्व हैं जिनसे ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब वो कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, देखो यहाँ पर सेक्शन 10 प्रोवाइड करता है ये इन आवश्यक तत्व को, जिससे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है ये, एटमोस्ट 4 मार्क्स का बन जाता है। अगर सेपरेटली कुछ यहाँ पर पॉइंट्स पूछ दिए गए हैं तो 3 to 4 मतलब मैक्सिमम, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये अक्सर पूछ दिया जाता है, ठीक है, जिसमें अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया तो आपको ये आंसर करना होगा, और इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में आप लोग आंसर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से।
ओके। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या कहता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। इफ वर्ड आ गया, इफ वर्ड की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर मेड बाय प्री कंसेंट। प्री कंसेंट एक अपने आप में बहुत ही बड़ा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं कह सकता हूँ, तो वो हम पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली बता दूँ कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और जो भी एग्रीमेंट्स हैं आपके, फ्री कंसेंट माइंड से होने चाहिए, यानी कि जोर ज़बरदस्ती से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, आप राजी हो, दैट्स इट। फ्री कंसेंट माइंड से होना चाहिए। ओके। ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और उस पार्टी के साथ होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक। यानी आप लुनेटिक पर्सन से कर रहे हो जाकर, यानी कि कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके साथ आप जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये कोई मीन नहीं बनता कि आप उस पर्सन के साथ जाकर कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जिसको कॉन्ट्रैक्ट का सी भी नहीं मालूम कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, दिस विल नॉट अलाउड बाय द लॉ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो उस पर्सन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करो जो कॉम्पिटेंट हो करने लायक, जिसको पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट ये होता है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर द लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन की कल को आपको कोर्ट में जाओ, कोई केस कर दे तो आप वहाँ पर अपनी बात को रख सको। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोर्ट से मुंह छुपाना पड़े कि नहीं यार मैंने ये गलत काम किया और मैं जाऊंगा तो खुद ही फंस जाऊंगा। एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ऑब्वियसली। सब कुछ लॉफुल की बात हो रही है और एग्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और बहुत ही बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो कि आगे पढ़ने वाले हम। फ्री कंसेंट हो गया, कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होती है वो पढ़ेंगे, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंड आर नॉट अदरवाइज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय दी वॉइड, और जो है एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ओवर लेकर सिंपल सी बात ये कह दिया गया है कि देखो यार, जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये सारे ना जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब जो वर्ड्स आ रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, फ्री कंसेंट हो गया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सारे इसके एसेंशियल्स हैं। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं। देखो, द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? जैसे कि आप एक सब्जी बनाते हो, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी है। आप क्या करोगे, सब्जी में मसाला, नमक, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, वेजिटेबल्स इज अ मेन सोर्स। ठीक है, सब्जी नहीं रहेगी तो आप किसकी सब्जी बनाओगे? ठीक है, तो वैसे ही एग्रीमेंट एक सब्जी है, बाकी ये सब सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल। मैं आप लोग को बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो आप प्रपोजल दे रहे हो या ऑफर, सेम थिंग, बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय द अदर पार्टी विच रिजल्ट्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन ये अभी लॉफुल नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ये लॉफुल होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। एग्रीमेंट तो सारे हो गए, कल को मैंने कहा कि आप मेरे से शादी करना चाहते हो, ठीक है, मैंने प्रपोजल रखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे बीच में हुआ है, कल को कोई बात हो जाए तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है। ठीक है, चलो आगे ये सब पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देयर शैल बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देखो यार, आ गया ना, एक लीगल रिलेशन बनाने का क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, और एन इंटेंट टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी आप काम कर रहे हो लीगली तौर पर करो, इंटेंशन आपकी लीगल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप धोखाधड़ी वाले माइंड से कर रहे हो। द एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, कल को आप कोर्ट में लेकर जाओ तो वहाँ पर जजमेंट देने वाला है, जो जस्टिस मिलेगा वो आपको इसके तहत मिले, लॉफुली मिले। हाँ, ये जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं।
द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पार्टी। ये नहीं कि आप बड़े हो तो किसी माइनर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो, और माइनर के साथ भी कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस इतना जान लो कि कॉन्ट्रैक्ट आप किसके साथ कर सकते हो, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के साथ कर सकते हो। देयर शैल बी फ्री कंसेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। देखो यार, ऊपर जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, एक बेसिक सी डेफिनेशन, वही सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि यार लीगली होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, और फ्री कंसेंट माइंड से होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल एंड द सेम शैल नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। देखो भाई, ध्यान रखना, कभी भी कोई काम आप कर रहे हो, कोई भी कॉन्टैक्ट कर रहे हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उनके अपोजिशन में नहीं होना चाहिए, उनके बिहाफ में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई पूरी बात? कि अगर आप पब्लिक के खिलाफ गए, ठीक है, अगर आप पब्लिक के खिलाफ गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कि पब्लिक के फेवर में रहना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, द टर्म्स ऑफ कंसेंट शैल बी सर्टेन, सर्टेन होना चाहिए, बैगर नहीं होना चाहिए, या अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने अजम्पशन रख दी कि कल बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि दिल्ली में सुनामी आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हो भी सकती है, आपके अजम्पशन है, ठीक है, रिज्यूम कर रहे हो आप, तो आपने कहा ऐसे नहीं कि हो ही गई, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अनसर्टेन नहीं, कल को आप बोलो कि मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊँ, यार कैसे ला सकते? आप इम्पॉसिबल वाली बात कर रहे हो, अब तो कोई सुपरमैन है नहीं, गए वहाँ से और तारे तोड़ कर ले आए। तो द टर्म ऑफ द कंसेंट शैल बी सर्टेन, ओके। क्लियर विजन होना चाहिए, आपको भी जो मैं कह रहा हूँ वो आपको बातें समझ में आनी चाहिए, जो आप कह रहे हो वो मुझे आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। द एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड होना चाहिए। देखो, ये वाली बात जो मैंने यहीं बता दी आप लोगों को, ठीक है, परफॉर्म्ड करने लायक होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर बीइंग परफॉर्म, ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल हो जाए काम करना, ठीक है। तो यार देखो, बहुत ही ज़रूरी और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चाहिए। अब मैं एक बेसिक सा समरी लूँ इसके रिगार्डिंग में, तो क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए हैं। देखो कि यार जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट जो बना है वो सबसे पहले तो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी। प्री कंसेंट माइंड से होना चाहिए, कंसिडरेबल होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। कंसेंट जो है सर्टेन होना चाहिए, या फिर कोई इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीइंग कैपेबल टू परफॉर्म होना चाहिए, ओके। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये सारे एसेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सिंपल सी बात ये है, एग्रीमेंट है प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और वो एग्रीमेंट करवाने के लिए ये सारी बातें ज़रूरी हैं। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप उसको उसके साथ कर रहे हैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, ठीक है, वो हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये एसेंशियल बता दिए गए हैं, ओके गाइस। सो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं यहाँ पर चलो एक समरी ले लेता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ एक बार और फिर से, और बहुत ही जल्दी एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, फटाफट से शॉर्ट रिवीजन। चलो जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन था कि यार देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा पास किया जाता है, और ये जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ पर डिपेंड करता है। एक्सटेंड होल इंडिया है, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, और इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटी जो है वो इन्फोर्सेबल होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, फिर हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, तभी जाकर एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। चलो जी, कमेंसमेंट पर आ जाते हैं। कमेंसमेंट पर हमने क्या पढ़ा कि ये कैसे इसकी
शुरुआत हुई, ये इनेक्टेड आ तो गया था 25 अप्रैल 1872, बट इफेक्टिव कब हुआ, ये 1 सितंबर ऑफ 1872 में। ठीक है, प्रपोजल मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी मिस्टर एक्स जो हैं वो क्या चाहते हैं कि अपनी कार वाई को बेचना चाहते हैं और उनकी हाँ लेना चाहते हैं कि हाँ वो तैयार हो जाए खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, इट एक्सेप्टेंस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्रपोजल देगा वो क्या कहलाएगा, प्रोमिजर कहलाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो प्रोमिजी कहलाएगा। एग्रीमेंट हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट जो है क्या कहलाता है, एग्रीमेंट व्हेन प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस हमने पढ़ा फॉर्मिंग कंसिडरेशन एंड बिकम्स अ एग्रीमेंट। ठीक है, कोई भी जो प्रॉमिस होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस क्या फॉर्म करता है, कंसिडरेशन टू ईच अदर, वो एग्रीमेंट कहला जाता है। और कंसिडरेशन किस तरीके से फॉर्म होता है, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, मैंने आप लोग को बताया कंसिडरेशन ये होता है, पढ़ेंगे हम अच्छे से कंसिडरेशन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाता है एक दूसरे के प्रति वो काम करने के लिए तैयार हो जाए तो वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। वॉइड एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ओके, ये सारी चीजें मिलकर हम लोग को क्या बनाती हैं, एग्रीमेंट कहलाती है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट की बारी आती है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने बताया आप लोगों की एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए तभी जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट इससे पहले इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप लोग का एग्रीमेंट जो है वो इन सब चीज़ों से होकर गुजरता है। ओके, नेक्स्ट हमने वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे समझ में आ गया। जी हाँ, एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन एंड वो पार्टी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उन्हीं के पार्टी के तहत होना चाहिए, कोई अदर्स नहीं इंक्लूड होना चाहिए यहाँ पर। फिर हमने पढ़ा कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। ओके गाइस, तो क्या क्या तत्व है मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक सा है कि एग्रीमेंट जो है वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे अगर वो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले पॉइंट तो यही आ जाता है, लेकिन वो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट माइंड से होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक्सप्रेसली जो है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो क्या क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले तो मैंने आप लोग बता दिया प्रपोजल से टू बी एक्सेप्ट, जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो एक्सेप्टेड एग्रीमेंट बन जाता है, कंसिडरेशन बन जाता है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए और क्या क्या चाहिए हम लोगों के लिए, और हाँ अपोज टू द पब्लिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है बात, और सर्टेन होना चाहिए और कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म होना चाहिए। चलो जी, आज के लिए इतना ही, और रुको अभी कहाँ जा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज MCQs। चलो जी, आज आप लोगों का एग्जामिन कर लेते हैं। एग्जाम से पहले 10 MCQs आप लोगों के लिए सामने मैं लेकर आया हूँ। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, मुझे पता है, बस ठीक है, आप लोगों के आंसर मैं समझ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, इज कॉल्ड, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज, बहुत ही सिंपल है ये, तो प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। देखो यहाँ पर भी प्रपोजर एंड प्रोमिज, नॉट प्रोमिजर एंड प्रोमिजी होता है, ये ध्यान रखना। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ओके, ध्यान रखना। चलो जी, मुझे पता है आप लोगों को ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन कुछ आगे तो बढ़े, आगे बहुत ही थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए मैंने। दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, द होल इंडिया एक्सेप्ट दी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इस पे लगा दूं क्या, नहीं, होल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूलना मत। An agreement not enforceable by law is said to be void। I know आपके टंग पे रट चुका है एकदम, ठीक है, तो रटो मत, समझो, जाने की कोशिश की है मैंने, जाने की कोशिश नहीं की है। When the communication of proposal is complete, जब प्रपोजल का कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, कब होता है बताओ जी, when it do not comes to the knowledge of the person। ओहो, ये तो हो ही नहीं सकता। When it comes to the knowledge of another person that some,
communication was made to the concerned person. Oh, when it comes to the knowledge of the person to whom it is not made, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, yes, it is right. Okay. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्रोविजन दैट एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट टू बी वॉइड इज कंटेन्ड इन देखा, मैंने कहा था ना। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इट मीन्स सेक्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन जितना आप लोग सेक्शन याद कर लोगे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप रूल्स रेगुलेशन जाकर पढ़ें, कुछ टिप्स हैं ICMI इंस्टीट्यूट की साइट पर कि देखो कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्शन आप लिख कर आओ, बट वो प्रोविज़न करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो आंसर होगा वो सेक्शन 2 क्लॉज G होगा, जिसमें बताया गया है कि ये जो है वॉइड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड। ओ, ये तो बहुत ही ईजी है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? प्रॉमिस कहलाता है, प्रॉमिस बन जाता है। एग्रीमेंट तो नहीं बनेगा ना? नहीं सर, वो तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस मिलकर कंसिडरेशन बनाते हैं, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्या कंसिडरेशन? नो, ठीक है। तो क्या प्रॉमिस बन। अब देखो, अ प्रपोजल इज डिफाइंड एज, हो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, रेयरली क्वेश्चन आते हैं ऐसे, लेकिन वो जो इसको छोड़कर और जो बाकी क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया जिससे कि आपको डेफिनेशन भी पता रहे। ये क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया गया है जिससे कि आप जो है डेफिनेशन पर भी ध्यान दे सके, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती हैं 1-2 मार्क्स में। तो क्या है प्रपोजल, क्या डिफाइन करता है? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू ऑफ असेंट लेने के लिए ऑफ दैट अदर सच एक्ट और अब्सटेंसी इज सेड टू बी अ प्रपोजल। यस, क्या हमारा ये आंसर करेक्ट है? आगे पढ़ते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू विद अ व्यू, देखो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को शायद समझ में आ गया कि विलिंगनेस टू डू, ध्यान रखो क्या है? सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज करता है टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन लग रही है, कुछ मिसिंग है, तो ये नहीं हो सकता। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, नो, व्हेन अ वन पर्सन signifies to many, ओहो ये तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट। चलो अब यहाँ पर देखो, कभी कभी नहीं ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, ए एग्रीज टू पे बी ₹10,000 इफ 2 स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज अ स्पेस, एग्रीमेंट इज वॉइड कहलाएगा, वर्डेबल कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा या फिर इलीगल कहलाएगा। अब एक बात बताना, यहाँ पर क्या कहा गया है समझो जरा, इस बात को समझो। उसने कहा है ए एग्रीज टू पे, एग्री करता है पे करने के लिए, किसको? बी को, कि मैं देखो यार तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर दो स्ट्रेट लाइन should be enclose a space, agreement is enclose a space। यहाँ पर आप लोग को समझने वाली बात है, समझो। मैं आप लोग को 2 मिनट नहीं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से बताओ। कहने का मतलब ये कि देखो यार, कभी भी आप 2 लाइनों को should enclose a space इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज, अगर उनको ऐसे मिला दिया जाए तो वो क्या करती है? एनक्लोज है स्पेस, तो वो एक स्पेस देती हैं, तो चिपक गई, लाइन तो चिपक गई, ठीक है। जब ये 2 लाइन है मिला दी मैंने तो कट गई आपस में, तो जगह कहाँ से बची? दिस इज सेड टू बी वॉइड कहलाएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
ध्यान रखना इस बात को। अवॉइड एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल वाला। ओहो सर पहले में ही आपने आंसर बता दिया, चलो ठीक है। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से 10 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को बता दिया है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया है जो कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कुछ हमारी चीज़ें हैं जो उनसे को मिलाकर बनाई जाती हैं, ठीक। इसके आगे मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर आते रहूँगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाए। देखो अगर आपको ये पता है तो एमसीक्यूज करने में या फिर कोई एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन करने में या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के लिए आप मुझे कमेंट में बोलें कि सर ये कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या आप इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो बना सकते हो। तो आई विल बी देयर फॉर यू गाइज, मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।